बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो देखते होंगे, क्योंकि मेरी वीडियो की सबसे अहम और यूनिक खसूसियत ये है कि ये टाइम सेविंग है। बच्चों, याद रखना है, दुनिया के अंदर सबसे जो कीमती शय है वो है टाइम। अगर आपका टाइम सेव हो रहा है तो इसका मतलब आप कीमती चीज़ आप सेव कर रहे हैं। जब भी आप कॉलेज या स्कूल की क्लास में आप लेक्चर अटेंड करते हैं वो 40 से 45 मिनट्स का होता है, जबकि मेरी वीडियोस 10 से 12 मिनट की होती है। वही टॉपिक वही लेक्चर आप 10 से 12 मिनट में ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि एट द स्पॉट याद भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक आपको याद होता है या नहीं होता। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक आइन। व्हाट इज आइन? आइन की डेफिनेशन अभी याद करनी है। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आइन। देखें, अभी याद हो सकती है ये डेफिनेशन। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आइन। ये आइन की डेफिनेशन है। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं। तो इसकी टाइप्स कितनी हैं बच्चों? याद रखनी है, इसकी दो टाइप्स हैं। आइन्स जो हैं 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन। कितनी टाइप्स बताई? 2 टाइप्स बताई। जो आइन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आइन, और वो आइन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव आइन। कितनी टाइप्स बताती हैं? 2 टाइप्स बताती हैं। पॉजिटिव चार्ज रखने वाले को पॉजिटिव आइन कह रहे हैं, नेगेटिव चार्ज रखने वाले को नेगेटिव आइन कह रहे हैं, और इनकी डेफिनेशन भी उसी तरह से आसान है जैसे कि आइन की डेफिनेशन। इसी स्केच से हम पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन की डेफिनेशन भी याद करेंगे। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आइन। इसका दूसरा नाम कैटाइन भी है। फिर दोहरा देता हूं, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आइन। इसको हम कैटाइन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कैटाइन। एनाइन को अब हम पॉजिटिव आइन को हम दोहराते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव आइन। इट इज आल्सो कॉल्ड एनाइन। ये मैंने आपको बताई हैं कैटाइन और एनाइंस की डेफिनेशंस। अब इनकी फॉर्मेशंस की तरफ जाते हैं। फॉर्मेशन भी आसान है क्योंकि केमिस्ट्री है ही आसान। देखें वो भी याद होती है या नहीं, फॉर्मेशन आपको समझ आती है या नहीं। कैटाइन कैसे बनता है, पॉजिटिव आइन कैसे बनता है? व्हेन एन एटम लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, पॉजिटिव आइंस आर प्रोड्यूस। जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से आउटर मोस्ट शेल से लूज करता है तो पॉजिटिव आइन बनता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम, सोडियम एटम, मैग्नीशियम एटम, एल्यूमिनियम एटम। जब ये सारे एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव आइन बन जाता है, हाइड्रोजन आइन इसको कहते हैं। सोडियम एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो सोडियम आइन बन जाता है। मैग्नीशियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मैग्नीशियम आइन बन जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो एल्यूमिनियम आइन बन जाता है। ये सारे क्या हैं? ये पॉजिटिव आइन है जो बने हैं बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम कह रहे हैं बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। कैटाइन आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। पॉजिटिव आइन की बात करते हैं। पॉजिटिव आइन आर कैटाइन विच में कैरी पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव चार्जेस। इनके ऊपर 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। आसान है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना उनके ऊपर चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने से 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन के निकलने से 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो आइन कैरी करेगा। ये फार्मेशन है जी पॉजिटिव आइन की। सेम इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे एनाइन की फार्मेशन को। एनाइन कैसे बनते हैं? वो इलेक्ट्रॉन के लॉस से, ये इलेक्ट्रॉन के गेन से। उलट हो गया, व्हेन एन एटम गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अपने वैलेंस शेल के अंदर जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब उसके वैलेंस शेल में ऐड होते हैं तो एनाइन बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन एटम है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये एनाइन बन गया, क्लोराइड आइन। इसका नाम क्लोराइड आइन। और जब ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये बन गया एनाइन। एनाइन कैसे बने? बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ये क्लोराइड आइन, ये ऑक्साइड आइन। एनाइंस के ऊपर जो है 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं
उतना एटम के ऊपर, उस आयन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जब ये एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। जब ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो क्या नतीजा अखज़ किया, एनाइंस में कंटेन 1 नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्जेस पैदा होते हैं किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से, तो वो कैसे पॉसिबल है, कैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम एटम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब ये उसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 है। इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं और प्रोटॉन्स भी क्या हैं, 11 है। आप जानते हैं, पहले से आपको पता है प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, तो बताएं कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 11, और न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 11। मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज हैं प्रोटॉन्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेगेटिव चार्जेस हैं न्यूक्लियस से बाहर, वो बराबर हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसलिए सोडियम एटम जो है एज अ होल एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे भाई एटम एज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल होता है, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आप बता सकते हैं क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, मीन उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए एटम एज अ होल एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे पैदा होगा, भाई इसी एटम की मिसाल जो हम ले रहे हैं, जब इससे फर्ज करें इसका जो वैलेंस शेल में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये निकल जाता है तो एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्जेस 11 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्जेस कितने, 11। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10, नेगेटिव चार्जेस कम होगा। और इन नेगेटिव चार्जेस की निस्बत एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। और इसके ऊपर चार्ज कैसे आया, ये आप बात आपको समझ आ जानी। सिमिलरली एन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बच्चे कैसे आता है, ये हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन एटम की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 17 का मतलब प्रोटॉन्स भी 17 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 17। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, बराबर हैं। तो ये एटम भी एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। एटम एज अ होल याद रखना है हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया था, फर्ज करें इसमें ऐड हो गया है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, इस एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अगर इसी एटम में या किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 3 नेगेटिव चार्ज जो है। चार्ज कैसे किसी एटम के ऊपर आता है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और जो अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास पॉजिटिव आइंस की, ये अमोनियम आइन है NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आइन, ये दूसरी एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव आइंस की। हमने आइन की डेफिनेशन में कहा एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, ये ग्रुप ऑफ एटम वाली मिसाल है। ये कौन सा पॉजिटिव आइन है जो कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ एटम, कौन सा पॉजिटिव आइन है कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। और एनाइंस की दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी हैं, ये हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल्स हैं, ये हाइड्रोक्सिल आइन, कार्बोनेट आइन, क्रोमेट आइन, ये ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हैं। तो जो कॉमन पॉजिटिव आइंस हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादातर मेटल से प्रोड्यूस होते हैं। द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस फ्रॉम मेटल एटम, ये तीनों मेटल एटम और ये नॉन मेटल है। मोस्ट कॉमन नेगेटिव आइंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन मेटल। मेटल से जो आइंस प्रोड्यूस होते हैं मेटल एटम से, वो कौन से होते हैं, हमेशा पॉजिटिव आइन होते हैं। और नॉन मेटल से कौन से आइंस प्रोड्यूस होते हैं, हमेशा नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि मेटल की डेफिनेशन यही है, वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइन बनाए वो मेटल एलिमेंट कहलाते हैं, और वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, अब हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज कैटाइन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैटाइन फॉर्मेशन यानी पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। The answer is that the removal of electron from an atom requires energy. Hence formation of cation is endothermic process.
क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। द स्टूडेंट्स वन पॉइंट इज टू बी नोटेड, और वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, याद रखना है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी इवॉल्व या रिलीज होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दो चीजें बताई हैं, एंडो और एक्सो। एंडोथर्मिक वो जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्सोथर्मिक वो जिसमें एनर्जी जो है रिलीज होती है या इवॉल्व होती है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। बात हो रही है कि कैटाइन फॉर्मेशन यानी पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट देयर इज electrostatic force of attraction between nucleus and valence electron of an atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब इसको कैटाइन बनाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ओवरकम करने की जरूरत है, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन there is energy required to overcome or to break the electrostatic force of attraction present between nucleus and valence electron। क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कह रहे हैं। सिंपल है, आसान है, केमिस्ट्री है आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाई इज फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस whereas डाइनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। दो चीजें हैं, एक यूनिनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है और डाइनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है एंडोथर्मिक है। यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है और डाइनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक क्यों है। द आंसर इज दैट the addition of one electron in an atom usually results in release of energy। It is due to the attraction between nucleus and incoming electron। हमारे पास फर्ज करें हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, इसके वैलेंस शेल के अंदर जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यूनिनेगेटिव आयन बन जाता है। इस यूनिनेगेटिव आयन का बनना जो है वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो क्यों कह रहे हैं भाई, जब इलेक्ट्रॉन को निकाला तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने डेवलप होने। फर्ज करिए ऑक्सीजन एटम है, इसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें इसके वैलेंस शेल के अंदर, तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने यहाँ डेवलप होना है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक। यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक क्यों है, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम डाइनेगेटिव आयन फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जनाब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अब एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब होगी, देखें ये इस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यूनिनेगेटिव आयन बन जाता है। जब इसी यूनिनेगेटिव आयन में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये टू नेगेटिव चार्ज की वजह से डाइनेगेटिव आयन बन जाता है। डाइनेगेटिव आयन जब बनता है, जब हम यूनिनेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन है इट बिकम डिफिकल्ट। सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए अब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड हो स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। वैल्यूज भी इंडिकेट कर रही हैं, जब यूनिनेगेटिव आयन बना तो जो इसकी वैल्यू है वो -141 किलो जूल पर मोल है, यानी एनर्जी नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज होती है कितनी, 141 किलो जूल पर मोल, यानी यूनिनेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इस डाइनेगेटिव आयन फॉर्मेशन के लिए जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और वो वैल्यू क्या है, 844 किलो जूल पर मोल।